ओके सो ना हम लोग कंटिन्यू करते हैं EM वेव्स का जो असाइनमेंट था और जो गेट के PIQs थे। पिछले वाले सेक्शन में हम लोगों ने 15 कॉन्सेप्ट और 15 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इस वाले वीडियो में आधे जो क्वेश्चंस बचे हैं और जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने पहले भी किया है, वो 16 जो किया वो पहले वाले सेक्शन में भी किया था। फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास दो इंटरफेस हैं, दोनों डायलेक्ट्रिक हैं। पहले वाले डायलेक्ट्रिक मीडियम का जो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट वो एप्सिलॉन वन है और सेकंड वन का एप्सिलॉन टू है। तो बताना है कि रेशियो कितना होगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि डायलेक्ट्रिक इंटरफेस में जो फ्री चार्ज है वो आपका कितना है, 0 है। तो अगर फ्री चार्ज 0 है लेकिन बाउंड चार्ज वहाँ प्रेजेंट है, सो अगर इसको आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करके भी रिलेशन निकाल सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने बताया था कि जो आपका रिजल्ट होता है वो आपको ये वाला रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है कि जब कभी भी डायरेक्टर कांस्टेंट का रेशियो पूछा जाए फॉर दिस पर्टिकुलर कह सकते हो कि फिनोमेना और फॉर दिस पर्टिकुलर कह सकते हो कि थिंग, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही हो तब आपके डायलेक्टर कांस्टेंट का रेशियो जो होता है वो होता है tan थीटा वन डिवाइडेड बाई द tan थीटा टू। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एंगल है वो आपका कहाँ से होना चाहिए, नॉर्मल से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो थीटा वन और थीटा टू है वो कैसे हैं, नॉर्मल के साथ बनाते हुए एंगल है। एक है आपका इंसिडेंस एंगल, एक है आपका रिफ्लेक्टिव एंगल। ओके, सो आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में पूछा गया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस आपको बतानी है चारों, लेकिन कंडीशन दी गई है कि आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है और करंट डेंसिटी भी टाइम से इंडिपेंडेंट है, तब आपको मैक्सवेल इक्वेशन बतानी थी। सो अगर मैं देखूँ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी, मतलब इस तरीके से हमको चूज करने थे, बट यहाँ पे चार्ज से इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली जो आपकी फील्ड्स होती हैं उसमें चेंजिंग आएगी। बाकी स्टैटिक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पहली और दूसरी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है वो तो सेम रहेंगी, और बदलेगा तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर। तो मैं बता दूँ वो किस इस तरीके से हो जाएगी। जब कभी भी मान के चलो आपके पास चार्ज वो सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट कह सकते हो कि डेंसिटी होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्योंकि अगर चार्ज आपका इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको करंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। सो कह सकते हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जब कभी भी टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, वहाँ पर हमारा जो कह सकते हो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन थी इन जनरल, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस वन। ठीक है। इसी प्रकार जब हमारा जे जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम के, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा कह सकते हो कि 0। बाकी जो बचेगा वो कंडक्शन करंट बचेगा। तो यहाँ से हमारा जो बचेगा फोर्थ इक्वेशन वो हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये जो आपकी इक्वेशंस हैं चारों, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ये कब है, जब आपका रो और जे कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या चीज़ है कि बोला गया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव का एक्सप्रेशन इस तरीके से है, और बोला गया फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। फिर बोल रहे हैं कि अगर ये डिस्क से क्रॉस करती है तो आपको बताना था एवरेज पावर कितनी होगी अगर डिस्क जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। गॉट इट। सो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। और हमको पावर पूछा गया तो मेरे को इतना पता है कि पावर जो है वो आती है कहाँ से, पॉइंटिंग वेक्टर से। पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन है, और डिस्क की जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, 2 मीटर, मतलब 2 मीटर गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है। सो ये चीज़ हमारी नॉन क्वांटिटी है। हमको जब कभी भी पावर निकालना पड़ता है तो हमको इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी पता है हम लोग, फिर हम लोग क्रॉस सेक्शन वाला एरिया निकाल लेते हैं तो हमारे पास पावर आ जाएगा। सो इंटेंसिटी के लिए टाइम एवरेज चाहिए किसका, इसका है ना। और अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आपको ये आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला इंटेंसिटी का। तो ये इंटेंसिटी है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसी प्रकार आपकी मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग होती है, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। इसलिए हमारी जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा कुछ हो जाएगा इस तरीके से, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इधर लिखा है। सो इसमें सारी वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, सी आपका क्या है, स्पीड है इन फ्री स्पेस वेव की। अब हो सकता है कि अभी क्वेश्चन में आपका मीडियम चेंज हो जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी रखनी वो स्पीड रखनी पड़ती है इन दैट मीडियम, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले सारी चीज़ मैं पुट करता हूँ, और फिर एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो डिस्क का वो हमारे यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो पावर का आ जाता है 60.05। सो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वो 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन विद इन टाइम हो जाता है, वरना आपको सारी चीज़ें फिर से पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कंडीशन है कि डिस्चार्ज हो रही है, पूरी डिस्चार्ज नहीं हुई है। डिस्चार्ज जब हो रही है तब आपको ये चीज़ें बतानी है कि अगर मान के चलो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरफ होगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, सो पॉइंटिंग वेक्टर का भी काम वही है, जब आपकी एनर्जी फ्लो किस तरीके से होती है। और ये कहाँ बताइए उन्होंने पूछा, ये बताना है आपको बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमको कैपेसिटर की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस है वो ध्यान में रखना होता है कि कब डिस्चार्ज होता है कब चार्ज होता है कैपेसिटर, और वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और कह सकते हो कि बाकी चीज़ों में जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। मान के चलो ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऊपर वाला प्लस चार्ज है, ऊपर वाला प्लस चार्ज वाली प्लेट है, नीचे वाला माइनस चार्ज वाली प्लेट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ डायरेक्शन इन प्लेट के बीच में तो वो हो जाएगी अप से डाउन की तरफ, मतलब कह सकते हो कि माइनस से जेड कैप की तरफ। और अगर ये प्लेट हमारी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। ये कैसे, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो वो dE/dt होती है, मतलब किस तरीके से चेंज हो रही है। बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है और जे आपका जे ई के अपोजिट है तो वहाँ पे डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो मैंने वही लिखा है कि जब जब कभी भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो माइनस जेड की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होना चाहिए था। सो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को कह सकते हो कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की। सो मेरे को इतना तो पता चल गया कि करंट आपका किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सो जब कभी भी मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ और करंट की डायरेक्शन मैंने किया तो करंट आपका थंब को रिप्रेजेंट करेगा, थंब आपका जेड डायरेक्शन में है, और तो आपको कर्ल करना है अपनी फिंगर को, तो जो कर्ल की डायरेक्शन होगी वो फाई कैप होगी। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आई वो निकल के आई कितनी, फाई कैप। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो मैं यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ विद दिस पर्टिकुलर फार्मूला। डिवाइडेड बाई वो है लेकिन डायरेक्शन निकाले तो ये हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे जेड क्रॉस फाई कैप विथ नेगेटिव साइन करना है, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आ जाती है वो आ जाती है पॉजिटिव आर कैप। तो इससे मैं लिख सकता हूँ जो एनर्जी फ्लो है वो हो रहा है रेडियली, क्योंकि आर आर के डायरेक्शन में फिल हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है कि ये डिस्चार्जिंग वाली प्रोसेस में चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से चेंज होगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अगर ये है पता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास एनर्जी किस डायरेक्शन में और कैसे फ्लो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होने के बाद नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया था कि इसमें एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कुछ इस तरीके से गिवन थी, और बोला गया था कि ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कितने टाइम्स बैनिस हो रही है, जब टाइम कितना 1 सेकेंड है। तो मतलब एक 1 सेकेंड में आपको बताना था इस पर्टिकुलर वेव जो है वो किस तरीके से बैनिस हो रही है, फिर कह सकते हो कितनी बार ये जीरो होगी, या फिर कह सकते हो कि एक्सिस को कट करेगा। तो देख लेते हैं। तो हमको पता है कि ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दो वेव से मिलकर बनी है, एक अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जा रही है, एक अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जा रही है। तो मैंने इसको क्या किया कि दोनों को स्प्लिट कर लिया कुछ इस तरीके से। गॉट इट। तो इस वाले में देख रहे होगे कि दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन फेज डिफरेंस दोनों में चेंज है।
तो इसमें फेज डिफरेंस, इन दोनों का फेज डिफरेंस जो आएगा वो निकल के आएगा डेल्टा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो डेल्टा फाई की वैल्यू है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू है। अगर मेरे को ये पता करना है कि मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर डेल्टा की वैल्यू एन पाई के करस्पॉन्डिंग है, तो ये जो वेव है सुपर इम्पोज होकर ये किस तरीके का पोलराइजेशन शो करेगी, वो लीनियर पोलराइजेशन शो करेगी। और लीनियर पोलराइजेशन में ही कंडीशन आ सकती है जीरो वाली। सो यहाँ से देख सकते हो कि जब कभी भी फेज डिफरेंस एन पाई के करस्पॉन्डिंग हुई तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, लीनियर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी मतलब ऐसे कई जगह आएंगी जहाँ पर हमारा ये दोनों में से कंपोनेंट, कोई वाला कंपोनेंट एक साथ कंपोनेंट है जीरो हो रहे हैं। सो एक्स वाला भी और वाई वाला कंपोनेंट अगर जीरो होगा तो हमारे पास पता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, बैलेंस हो जाएगी। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है लीनियर पोलराइजेशन में। सो यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे कॉस का फंक्शन होता है। और उसने बोला कि 1 सेकंड में, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है 1 सेकंड बोला गया है। और अगर मैं कॉस का टाइम पीरियड देखना चाहूँ तो वो 2 पाई होता है। तो जब हमारा पता है कि 2 पाई होता है पीरियड, तो फ्रिक्वेंसी अगर निकालना चाहूँ तो वो आता है ओमेगा/2 पाई। गॉट इट। तो ओमेगा/2 पाई का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो 1 सेकंड में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता हूँ तो वो 2 बार कट कर रही है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेस। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार जीरो हो रही है। सो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब कभी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है तो पहली बात फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन पाई के करस्पॉन्डिंग। और कितनी बार ये कट करेगा कॉस एक्सेस को, 2 बार। तो इन दो जगहों पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस हो जाएगी। सो ये बैलेंस हो सकती है कब, जब आपका एन पाई हो और कितने बार, 2 बार हो रहा है। लेकिन मान के चलो ये भी तो हो सकता है कि आपके पास एन पाई नहीं है फेज डिफरेंस। इस केस में आपका इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन शो करता है। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास दो कंपोनेंट में से ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आती जहाँ पर दोनों कंपोनेंट जीरो हो। अगर एक्स वाला कंपोनेंट जीरो तो वाई वाला बचेगा, वाई वाला जीरो है तो एक्स वाला बचेगा। तो इसलिए इस वाले केस में नॉन जीरो देखने को मिलती है, बट इस केस में आपको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है। तो हम लोग ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से मैच हो जाएगा, ए ऑप्शन, कि जब हमारे पास डेल्टा इक्वल टू एन पाई है तो जीरो होती है, और जब अगर डेल्टा एन पाई इक्वल टू जी पाई नहीं है तो जीरो टाइम्स वो जीरो होती है, मतलब नॉन जीरो होती है। और यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि वैल्यू आ रही है फ्रिक्वेंसी की, वो आ रही है ओमेगा/पाई, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा 1 था। तो वहाँ से एफ़ की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो मतलब ऑब्वियसली 2 टाइम्स 2 बार होना चाहिए ना जीरो। तो ओमेगा/2 पाई की वैल्यू, मतलब जो फ्रिक्वेंसी थी वो हमारी ओमेगा/पाई बचती है। गॉट इट। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को 2 भागों में बांटना है तो बांट सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ जाती है हमारी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये तुम्हारा कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है क्वेश्चन में गिवन है। अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। बट ऑब्वियसली गेट का एग्जाम में तो हमको कुछ रिजल्ट हमारे क्या होने चाहिए, मुँह पे रखे होने चाहिए ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। सो मैं इतना तो तुमको ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ, बट आपको रिकॉल करवा सकता हूँ कि ये वाला रिलेशन जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। तो जब कभी भी कंडक्टर की बात होती है तो कंडक्टर में जो चार्ज का डिके होता है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो ये चार्ज का डिके होने की क्या है इक्वेशन है, ये बताती है कि इनिशियल चार्ज हमारा, या फिर इनिशियल चार्ज डेंसिटी जो रो नोट है, और एट टाइम टी पर हमको कितनी रो नोट और रो, या फिर कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी मिलेगी, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ पर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है, और जहाँ पर हम लोग टाउ को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो रिप्रेजेंट करती है कंडक्टर वाले उसको, टाइम टाइम पर रिलैक्सेशन टाइम को, कांस्टेंट को, जो होती है एप्सिलॉन/सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन याद हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए आपको, ताकि इसमें फिर से ड्राइव ना करना पड़े, वरना आप लोग चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी ये वाली चीज़ प्रूव कर सकते हो। सॉल्यूशन वहीं से आता है। तो ये सॉल्यूशन अगर याद हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा तो मतलब इसमें एक लॉजिक है, वो चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बोला गया कि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोला गया था कि आपके पास जो कंडक्टिंग लूप है, और कंडक्टिंग लूप की जो लेंथ है वो एल है, और सरफेस एरिया वो क्या कितना है, एस है। तो बोल रहे हैं कि मूव कर रही है वेलोसिटी वी से इन द डायरेक्शन ऑफ द, मतलब इन पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन नहीं गिवन है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन नहीं गिवन है।
या तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फॉर द मतलब डिजायरेबल रिजल्ट। कि इसमें बोला गया है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, भले क्वेश्चन जैसा भी हो, इनकम्प्लीट हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला गया है कि आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसी है, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इतना तो मेरे को पता है, जब भी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रही तो वहाँ पे ईएमएफ भी आता है। तो उस ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वाला कह सकते हो कि ईएमएफ आ जाता है। इस वाले ईएमएफ को बोलते हैं स्टेशनरी ईएमएफ, क्योंकि ये कब है, जब आपकी कॉइल रुकी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा स्टेशनरी ईएमएफ। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी कॉइल मूव कर रही है, अगर कॉइल मूव करती है तो उसमें आता है मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमारे पास और भी आसान हो जाएगा। तो ये मोशनल ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेशनरी ईएमएफ को प्रेजेंट करता है। तो अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ तो टोटल मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दोनों तरीके के आपको क्या मिलेंगे, कह सकते हो कि ईएमएफ मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। यहाँ का ऑप्शन इसका डी आ जाएगा ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और हाँ, 22 वाले क्वेश्चन को अगर तुमको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है तो मेरे को रिकमेंड कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि इसमें दोनों प्रकार के ईएमएफ आएंगे। ओके, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में जो बोला गया कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कंडक्टिविटी यहाँ पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, तो आपको एच की वैल्यू बतानी थी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। मैक्सवेल इक्वेशन की वेव इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज आ जाते हैं। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है, जब भी ऐसा गिवन होता है तब हमेशा पहला काम होना चाहिए के की वैल्यू निकालना। तो के की वैल्यू कब निकालोगे, जब आप लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे किसको किसको, एक करोगे टाइम वाले को, एक करोगे स्पेस वाले को, स्पेस वाले के पाथ डिफरेंस को, राइट। एक फेज डिफरेंस, एक पाथ डिफरेंस। यहाँ से जब कंपेयर करोगे के डॉट आर से, तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी कितनी, के टाइम्स के इंटू जेड कैप, राइट। कंपेयर करने पे इसको कंपेयर करोगे तो वेब वेक्टर हमारा ये आ जाएगा, ई नॉट इतना के मैंने, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इक्वल टू के अपॉन, नहीं सॉरी, के टाइम्स मतलब सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई थिंक यहाँ पे ओमेगा भी आना चाहिए था, के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा होता है, राइट। ओमेगा भी नीचे आएगा, मैं मिस कर गया यहाँ पे, बट आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जो फॉर्मूला होता है वही लगाया। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर बी की जगह म्यू नॉट एच बार लगा दिया, और नीचे ओमेगा आएगा। यहाँ से सारी चीज़ें करनी है, ओमेगा नीचे चलता जाएगा, यहाँ पे भी ओमेगा आएगा, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हो 10⁻⁸ और आपके पास सारी वैल्यू पुट कर देनी। लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना वो रखना है डायरेक्शन का। तो के पहले है तो जेड कैप आ जाएगा, और आपका ई जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो वाई आ जाएगा। तो जब भी के क्रॉस जे करते हो या फिर जेड क्रॉस वाई करते हो तो वो आ जाएगा -x, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, ध्यान रखिएगा, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, एक्स करस्पॉन्ड आएगी। तो इस तरीके से जो आपका निकल के आएगा इसमें से ऑप्शन, ओमेगा मिक्सिंग है बट होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन के साथ आई कैप के करस्पॉन्डिंग, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ सॉरी, ओमेगा है 10⁸ रखा ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, पहली बात, और बोला गया कि ई की वैल्यू इतनी गिवन है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और फिर ये स्पेस में वो ट्रैवल कर रही है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको वैसे ही करना है, कुछ खास नहीं करना, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही है हमारा। इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लो पहले। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी और फ्री स्पेस बताया गया था। तो जब भी फ्री स्पेस हमारे बताते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट सी है और रिलेशन वगैरह कुछ होता है। ओके, सुनाओ पहली बात तो के की वैल्यू निकालते हैं। तो के हमारा निकल के आता है इस पर्टिकुलर कह सकते हो कंपैरिजन से, वो आता है के वेक्टर इक्वल टू 6x कैप प्लस 8g कैप, और ये हमारा फॉर्मूला है मैक्सवेल इक्वेशन की। वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो हमारा याद है। इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको
बस आपको क्या याद रखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से ले लेना और आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी का कुछ इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे ओमेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा। ओमेगा इक्वल टू सी के आ जाएगा, सी की वैल्यू हमको मतलब के की वैल्यू 10 गिवन है, ओमेगा आ जाएगा 10 सी। तो यहाँ पे 10 सी की वैल्यू पुट करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी वो हमारी इस तरीके से आ जाएगी। गॉट इट। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, सारा सॉल्यूशन तो यहाँ पे नहीं बता सकता, वो आपको करनी पड़ेगा मैथमेटिक्स से आगे सॉल्यूशन में, तो आप ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा और जिसको कैलकुलेशन देखनी है वो कैलकुलेशन भी देख सकता है। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत आसान है। कैसे कि इसमें बोला गया था कि आपके पास इस तरीके का डायग्राम बना है और नॉर्मल आपका जेड डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन की तरफ है और इसमें ये बोला गया है कि आपके पास दो इनफाइनाइट एक्सटेंडेड होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम है और मीडियम 1 एंड मीडियम 2, जिसमें आपको एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 5 एप्सिलॉन नॉट है। गॉट इट। फिर बोला गया जेड इक्वल टू प्लेन है आपके। ओके। फिर बोला गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एवरीवेयर। तो बोला कि उसका एक कंपोनेंट जो है वो E1 जो है वो जेड ग्रेटर देन 0 के लिए इतना गिवन है और इंटर स्पेसिंग सेपरेटिंग जो है वो आप मतलब जो आपकी कह सकते हो कि बीच की जो प्लेन है या फिर दोनों को कह सकते हो कि सेपरेट करने वाला जो प्लेन है या फिर मीडियम वो कैसा चार्ज फ्री है। ओके, फ्री चार्ज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बोला गया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ इन मीडियम 2 में, इन जबकि मीडियम 1 में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लिए आपको क्या करना पड़ता, बाउंड्री कंडीशन याद रखनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे जब लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। सो जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन में ये चीज़ हमारी इनिशियली गिवन थी, बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने लगाई। पहली बाउंड्री कंडीशन ये वाली है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये वाली है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखते हैं। सो अगर चार्ज फ्री है लेकिन हमारे पास जो चार्ज बाउंड वाला वो तो चार्ज होगा ना क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडियम है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की करस्पॉन्डिंग जो आप लोग लिखते हो बाउंड्री कंडीशन एक ही होती है और एक ही होती है। लेकिन अगर मान के चलो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपके पास फ्री चार्ज 0 है तो इसका मतलब क्या कि हम लोग वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला भी बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमको चार ही चीज़ें निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर बोला गया कि आपके जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, जेड इक्वल टू 0 प्लेन, और जेड इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, जेड होगा। तो इसका मतलब इसमें अगर पैरेलल वाले कंपोनेंट देखे जाए तो एक्स वाले और वाई वाले कंपोनेंट कैसे होंगे, दोनों मीडियम के लिए सेम होंगे। तो दूसरे मीडियम के लिए जब हम लोग निकाल ले कंपोनेंट एक्स और वाई वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कैसे निकले, 2 और -3 इस पर्टिकुलर इधर से। सो ये तो दोनों निकल आए, गॉट इट। सो इसके बाद हम लोगों ने क्या है एक और लगाई बाउंड्री कंडीशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट वाली क्या होती है, कंडीशन होती है ये वाली, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए कंडीशन होती है ये वाली। सो इसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाले। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, जेड वाला। तो ये जेड कंपोनेंट कैसे होंगे, बराबर होंगे दोनों मीडियम के लिए डिस्प्लेसमेंट के। बट मेरे को ये भी पता है कि ये जो आपका मीडियम है डायलेक्ट्रिक वो कैसे लीनियर है, और जब भी लीनियर डायलेक्ट्रिक होता है उसके लिए हमारा ये वाला रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में। सो इस वाले बाउंड्री कंडीशन से ये वाली कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। सो यहाँ से D2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी इस तरीके से कनेक्टेड होगी, गॉटेड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से मेरे पास पैरेलल वाले जो कंपोनेंट होंगे जिसमें हम लोग एक्स और वाई बोल रहे हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन से हमको निकालना है। सो इसमें वैल्यू पुट करो आपको D1 वेक्टर की, D1 वेक्टर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 और E1 वेक्टर, है ना, पैरेलल। सो इसमें आपको वैल्यू पुट करते जाना है। तो एक्स वाली वैल्यू डाली E1 की और वाई वाली वैल्यू डाली, तो हमारे पास जो आपके दो कंपोनेंट हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ये वाले ये हमारे आ जाएंगे। लेकिन जो थर्ड वाला कंपोनेंट है वो इस वाली पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन से ये आ जाएगा, है ना। सो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं E1 जेड की, तो हमारे पास ये आ जाता है और इस तरीके से ये आ जाता है। तो ये कम अब हमारे तीनों कंपोनेंट जब आ जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इन मीडियम 2 वो हमारे ये निकल के आ जाएगा। एनी डाउट, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, कुछ खास नहीं है। दो बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाई हैं, पहली वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई है वो वाली, तो इसमें से मैंने क्या निकाल लिए, दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट, और एक कंडीशन आपकी ये लगा दी क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है, सो हमारे परपेंडिकुलर वाले। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं
पैरेलल वाले कंपोनेंट और इस वाले इक्वेशन से लगा सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। तो ये तीनों कंपोनेंट निकल के आ जाते हैं और इस तरीके से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा निकल के आ जाता है दिस, जो कि ऑप्शन बी से मैच हो जाता है। इतने ही बात हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लो, मतलब कर लेते हैं। 26 में जो बोला है वो देख लो। 26 में बोला गया था कि जो आपका एक स्पेस टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स हैं वो लीनियरली पोलराइज्ड है, ओके, फ्री स्पेस में जा रही हैं, ठीक है, और गिवन है कि किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन है, ये भी ठीक है भाई। तो बोला गया है कि आपको बताना है कि टाइम एवरेज ऑफ द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट दिस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं, बट मेरे को इतना पता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये है ना। लेकिन आपको टाइम एवरेज पूछा गया तो टाइम एवरेज के लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, टाइम एवरेज लेना पड़ेगा। तो ई नोट का तो टाइम एवरेज इतना नहीं आएगा, ई नोट स्क्वायर, लेकिन कॉस वाले का 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास टाइम एवरेज ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो आती है वो ये आ जाती है। गॉट इट। इसी प्रकार मैग्नेट वाला भी पूछ सकते हैं, तो वो भी चीज़ याद रखनी है। सो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत आसान है। 27 में बोला गया है कि आपके पास एक प्लेन मैग्नेट वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, और जो आपकी सरफेस है वो ग्लास प्लेट वाली है और एक एयर वाली है। गिलास का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1/2 दिया है, मतलब 1.5। कह रहा है मतलब एब्जॉर्प्शन कोई सा भी नहीं हुआ, तो आपको रिफ्लेक्टिविटी बतानी है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिविटी पूछा जाए तो इसका मतलब का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा जाता है नॉर्मल इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग। तो n1 हमारा 1 है, n2 हमारा कितना 1.5। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिविटी आ जाएगी, जो 100% रिफ्लेक्शन है वो हमारा कितना आ जाएगा 4%। तो इतना परसेंट हमारा रिफ्लेक्शन आता है उस पर्टिकुलर इंटरफेस से। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें बोला गया पहली बात मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है। मोनोक्रोमेटिक समझ में आ रहा ना कि वेव वेक्टर हमारा चेंज नहीं होगा, इतनी बात समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ओके, और मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव और ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट्रिक सरफेस से, और उनमें बता दिया कि मतलब के इंसिडेंट के रिफ्लेक्टेड और एन कैप जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद बोला गया कि आपको बताइए इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। सो पहली बात हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास समझना आसान हो जाए। तो जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसमें बोला गया कि आपके पास जो मोनोक्रोमेटिक कह सकते हो कि लाइट है, उसके लिए आपके पास पता है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। सो मान के चलो दोनों साइड मीडियम सेम है, तो के वेक्टर हमारा आया और मीडियम सेम है तो सीधा चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाले मीडियम में भी के इनिशियल है, इस वाले में भी इनिशियल है, ठीक है। इसका एंगल थीटा आई है, इसका एंगल भी थीटा आई होगा क्योंकि आपके पास मीडियम चेंज नहीं हो रहा। सो लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्टेड वाला का देखूँ तो रिफ्लेक्टेड वाला हमारा ये आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो इनिशियल वाला है वो आपका कौन सा है, ऑरेंज कलर का, जो आपका ये आपका कौन सा है ब्लू कलर का। तो इसमें अगर मैं देखना चाहूँ कि दोनों का डिफरेंस अगर निकालना चाहूँ तो हमारे पास डिफरेंस निकल के आएगा ये वाला, क्योंकि अगर थीटा आई इज टू थीटा टी है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड होगा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दी। लेकिन जब मैं इसका रिलेशन देखता हूँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जब मैं देखता हूँ तो मैं इसमें इससे भी लिख सकता हूँ कि एक वेक्टर ये आया, एक वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट हमारा ये होगा। तो इधर से भी आप ये चीज़ देख सकते हो। गॉट इट। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ और डेल्टा के की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो निकल के आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। शो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इनकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है डेल्टा के की वो किस तरीके से है, वो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। एक सेकंड रुकना। ओके, सो इतना हो गया। अब के की डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि के की जो डायरेक्शन होगी, मान के चलो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और मैंने जो डायरेक्शन ली थी वो कुछ इस तरीके से ली थी, है ना। सो यहाँ से आप एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो ये जो माइनस साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा कि के इनिशियल माइनस के फाइनल जो है, मतलब
डेल्टा के की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, माइनस के एन कैप के अलॉन्ग है वो। गॉट इट। नॉर्मल की डायरेक्शन से कैसी है, वो अपोजिट है। और अगर अपोजिट है, ठीक है, तो अगर अपोजिट है, नेगेटिव साइन की वजह से अपोजिट हुआ है हमारा। नॉर्मल अगर ऐसे आया माइनस एन की तरफ, एन के की तरफ होगा कि एन के की तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में है ना, और नॉर्मल भी हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्मल हम लोग ऐसे डालते हैं ना। ओके, सो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉर्मल किस डायरेक्शन में, नॉर्मल लिखा है नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, सो सरफेस की तरफ नॉर्मल है, सो आई गॉट कन्फ्यूज्ड। सो नाउ यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, मैंने डायरेक्शन इसमें बना दी उल्टी, नॉर्मल इस तरफ है और जबकि डेल्टा की है वो किस तरफ है। से दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, और दो अपोजिट वेक्टर जब क्रॉस में होते हैं तो कितना रिजल्ट देते हैं, वो जीरो देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू भी पुट कर दूँ, डेल्टा के की, वो हमारी ये आ जाएगी और ये आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए में ये नॉन जीरो के बिन है, तो ऑप्शन ए इस तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, अगर मैं प्लेन ये मानूँ वाई और ये जेड प्लेन, तो आपका जो इंसिडेंस है और जो आपके ए वाले हैं, ये दोनों वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये ऑन द पेज लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दो के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो ये दो वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई कर रहा है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो वो वाला परपेंडिकुलर वाला प्लेन जो है वो आउट ऑफ द पेज है, और ये वेक्टर जो है वो ऑन द प्लेन है। सो अगर मैं के आर को भी देखूँ तो हमारे कैसे ऑन द प्लेन है। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो डॉट प्रोडक्ट पूछा गया था इन दोनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। इसलिए इसका ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमको याद ही रखना है, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर इसको निकालना भी पड़ेगा, कोई खास तो बात थोड़ी है यार। हम लोगों ने पढ़ा भी था सोलेनॉइड वाला केस। तो बोला गया कि सोलेनॉइड है, उसके अंदर आपका क्या है कि एक कंडक्टर मीडियम है, सोलेनॉइड कंडक्टर मीडियम भर दिया, ठीक है। और फिर बोला गया कि ऊपर से इंसुलेट कर दिया गया, गॉट इट। ना बोला गया करंट जो है वो सोलेनॉइड का, उसका रेट जो है वो कांस्टेंट है और टाइम के साथ डी आई वाई डी टी कॉन्स्टेंट है। तो बोला गया जो इंड्यूस्ड करंट होगा मीडियम में वो आर का फंक्शन है, रेडियल डिस्टेंस का फ्रॉम दी एक्सेस, और आपको बताना है कि वो आर से किस तरीके से कनेक्टेड है। सो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सोलेनॉइड है, टाइम डिपेंडेंट है। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो, मान के चलो आपके पास क्या है, सिलेंडर है, सोलेनॉइड है, इसमें मीडियम भरा है और करंट जो है, करंट का जो रेट है वो कैसा, कांस्टेंट है। सो इस रेट जो करंट जो कांस्टेंट है रेट उसका, कुछ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी कैसे कांस्टेंट है। अगर मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो वो मेरे पास रिजल्ट जो होता है वो इतना होता है। सो अगर करंट का रेट कांस्टेंट है तो मतलब ये वाला रेट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बात तो क्लियर है। ओके, सो नाउ अगर इतना कांस्टेंट है, लेकिन हमको इतना पता चल गया कि अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, बी वाला जो है टाइम डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है, हो सकता है पहली वाली पावर पर डिपेंडेंट हो, है ना। सो जब भी टाइम डिपेंडेंट या फिर टाइम वेरिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं वैल्यू निकालता हूँ वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। सो ये चीज़ तो कांस्टेंट है अंदर वाली, बची ये वाली, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, आर है। और अगर ये वाली वैल्यू आर पे डिपेंडेंट है तो हमको पता करंट डेंसिटी भी किस पे डिपेंडेंट होगी, आर पे डिपेंडेंट होगी, कुछ इस तरीके से। इतनी चीज़ क्लियर। ये कब की बात है, जब आपकी इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आउटसाइड में बात कर लेते हैं। आउटसाइड के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो 2 पाई आर आ जाएगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में जो एरिया निकालूंगा वो सिर्फ आगे कितना, सोलेनॉइड के अंदर वाला ही, कि कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है अंदर वाली, लेकिन ये आर पे आर एस बार आ जाएगा क्योंकि आप लोग बाहर निकाल रहे हो। जब बाहर निकाल रहे हो तो बाहर हम लोग क्या निकालेंगे, लूप, है ना, लूप बनाते हैं। फिर हम लोग यहाँ से और यहाँ से फिर एम्पीरियन लूप लगाते हैं और फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो अब बाहर के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपके पास जो जितने में जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वही वाला एरिया लेना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग पाई आर स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r पे डिपेंडेंट है। इसी प्रकार कह सकते हो कि करंट डेंसिटी भी वो किस पे, आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। सो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारे करेक्ट। ओके, सो ना क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं।
31 में क्वेश्चन जो गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन था। क्वेश्चन नंबर 30 तो नहीं हुआ था ना, आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया था कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कुछ इस तरीके से, तो पॉइंटिंग वेक्टर पूछा था और ये वैक्यूम में है। तो पॉइंटिंग वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से गिवन होती है, तो याद रखना है। याद क्या रखना है कि जब भी कभी भी मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉर्मल आती है, इन मतलब आपका प्लेन वेव नहीं आती है, तो इसके लिए दो चीज़ आपको याद रखनी है कि उसके लिए हम लोग जो कह सकते हो कि टाइम एवरेज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। एक ये वाला क्या है, सी टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और ई आर एम एस की वैल्यू का स्क्वायर। ये कब है, जब आपके पास कोई सी भी वेव हो, वो प्लेन वेव भी हो सकती है, कोसाइन वेव भी हो सकती है, साइन वेव भी हो सकती है। लेकिन मान के चलो आपके पास प्लेन वेव आ गया, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया, तब आपके लिए जो आपके पास है, कह सकते हो कि फार्मूला जो लगाना है वो आपको फार्मूला लगाना है ये वाला। और ये तो हो गया टाइम एवरेज की बात। अब ये भी तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर कितना होगा, तो उसके लिए आपके पास किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो उसके लिए हम लोग ये तरीका लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में जब कभी भी प्लेन वेव नहीं मिलता है और टाइम एवरेज पूछ लिया जाता है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर आपसे किसी भी तरीके की वेव आ जाए, वो चाहे प्लेन वेव या कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू पुट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मान के चलो पॉइंटिंग वेक्टर पूछ लिया जाए तो वो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस, और जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंस्टेंटेनियस गिवन होती है। तो उसके लिए सिंपल से ये फॉर्मूला है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्शन अगर हमको निकालनी है पॉइंटिंग वेक्टर की, तो हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि जब भी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है तो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन वेव वेक्टर की होती है। सो यहाँ से देख सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से जो इसकी डायरेक्शन है वो जेड कैप के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो इसमें जो अगर पॉइंटिंग वेक्टर जो एनर्जी फ्लो होगी वो आपकी किसकी तरफ होगी, जी के कैप के अलॉन्ग प्रोपगेट होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन के रिगार्डिंग। तो बोला गया है कि एक आपके पास प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वाई जेड प्लेन में प्रोपगेट कर रही है और इंसिडेंट हो रही है दो ऐसे मीडिया में जिनका मैग्नेट कि जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन हो सकता है, नहीं गिवन है लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि जो इंसिडेंट हो रहा है ना वो एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम लोग ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, इस एंगल पे एक वेव इंसिडेंट हुई। और जो बाउंड्री है वो जेड इक्वल टू जीरो के अक्रॉस है। और इसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन बोला कि जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, मतलब करेक्ट होगा। तो ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन हम लोग बाद में चेक करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो जब कभी भी आपके पास इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ब्रूस्टर एंगल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ आपके रिजल्ट है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं उसी रिजल्ट की, और रिजल्ट किस इस तरीके से देख लो। तो ये हमारे पास तो चीज़ें गिवन थी, इसको हटाओ। हम लोग पहले डायग्राम में फोकस करते हैं। ये आपका इंसिडेंस है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये आपका ट्रांसमिशन है। और जो चीज़ आपको मुझे बतानी है सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कभी भी मान के चलो इंसिडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अनपोलराइज्ड है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल कह सकते हो ब्रूस्टर एंगल पे अगर इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी प्लेन पोलराइज्ड होगी, और जो कि रिफ्रैक्टेड वेव होगी वो भी आपकी प्लेन पोलराइज्ड होगी। तो मतलब कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर एंगल में जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंसिडेंस होता है तो आपके पास क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, वो चाहे रिफ्लेक्टेड वाली हो या फिर रिफ्रैक्टेड वाली हो। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका थीटा भी है तो फिर आपको क्या है, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आपका इंसिडेंस किस एंगल पे हो, ब्रूस्टर एंगल पे हो। इतनी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो। तो जो जो चीज़ें गिवन है, पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड
इलेक्ट्रोमैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गिवन था, तो मैंने क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन से मैंने वेव वेक्टर निकाल लिया, जो वेव वेक्टर डिनोट करेगा रिफ्लेक्टेड वेव वाले के वेव वेक्टर को। सो वो जब मैं इसमें देखता हूँ, यहाँ से कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे क्या है, के की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से थीटा आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखता हूँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें अगर ये के आर है, ठीक है, और थीटा आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें टेन थीटा लगाऊंगा तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, यही तो होता है ना। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं कोई वेक्टर गिवन है तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास दो कंपोनेंट है और आपके पास ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर और दिस पर्टिकुलर। तो इसमें देख सकते हो कि ये वाई है और ये जेड है, तो थीटा आर क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई जे वाला कंपोनेंट, तो वाई वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई जेड वाला कंपोनेंट, तो वाई वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई जेड वाला कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ से थीटा आर की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतनी बात क्लियर है। ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कैसी आई, वो भी रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग या रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। गॉट इट, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से थीटा आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर मैं पाई लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा पाई बाई 3। अब मेरे को ये भी पता है कि जो इंसिडेंस जो आपकी ये जो एंगल होता है वो एंगल कुछ इस तरीके से होता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री है। अगर मैं ये वाला निकालना चाहूँ तो वो निकल के आता है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये ब्रूस्टर एंगल की कंडीशन है कि थीटा बी प्लस थीटा आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यहाँ से थीटा बी की वैल्यू जो निकल के आती है वो पाई बाई 6 निकल के आ जाती है। और जब भी आपके पास ब्रूस्टर एंगल पता है तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। तो और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा ईएमटी में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि जब भी एन गिवन है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से जब दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास सेकंड का पहले के रिस्पेक्ट में जो रेशियो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो निकल के निकल जाती है 3। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो चीज़ें मेरे को पता थी, रिफ्लेक्टेड वेव के करस्पॉन्डिंग जो एंगल था वो कितना था, पाई बाई 3। और इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग थीटा बी की वैल्यू कितनी थी, 30 डिग्री। तो ट्रांसमिट वाले की भी कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो ये आ जाएगी रिफ्रैक्शन वाला, ये है रिफ्लेक्टेड वाला, और थीटा बी है ब्रूस्टर एंगल, और ये रेशियो आ जाएगा। तो एक रेशियो हमारा बी ऑप्शन में ये देखने को मिलता है, तो ये सही है। ए ऑप्शन में ये ऑप्शन देखने को मिलता है, ये सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि जब भी हमारी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंस होती है थीटा बी पे, तो हमको जो मिलती है वो कैसी मिलती है, पोलराइज्ड लाइट मिलती है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड वाली हो या फिर रिफ्लेक्टेड वाली हो। सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या बोला गया था कि एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन कितना निकल के आया था, 30 डिग्री, ये भी सही है। रेशियो दोनों कितना है, 30 डिग्री, ये भी सही है। सी ऑप्शन में क्या बोला गया था कि इंसिडेंस वेव का जो कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई जेड प्लेन में है, तो ये वाई जेड प्लेन में है, ये सही है। तो डी ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इंसिडेंस वाला जो वेक्टर है वो किस प्लेन में कर रहा है, इंसिडेंस प्लेन के में लाई कर रहा है। और इंसिडेंस प्लेन वो वाला प्लेन होता है जहाँ पर के आई वेक्टर और कह सकते हो कि नॉर्मल वेक्टर क्या है, लाई कर रहे हो। ठीक है, सो ये हमारा इंसिडेंस जो वेक्टर है वो किस में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन तुम्हारा 60 आया था, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया था एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, किसी सर्कुलर लूप में वो इंसिडेंट हो रहा है, लूप की रेडियस ए गिवन है। तो आपको एंगल बताना था पॉइंटिंग वेक्टर का नॉर्मल के साथ कितना बनेगा, और उस पर्टिकुलर केस में जब
ये जो वेव है वो कितना मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर रही है तब। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर जनरेट करवाना है तो कितना एंगल होना चाहिए पॉइंटिंग वेक्टर और नॉर्मल के बीच में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसा हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो नाउ जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें मैंने लिख ली। पहला जो लिखा है मैंने वो लिखा है कि इंसिडेंस एंगल का, ठीक है, लैम्डा हो गया, रेडियस हो गया, ये हमारा कोई लूप है, ये इसका जो एरिया वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में है, ये चीज़ हमको पता है। और मेरे को इतना पता है कि इंड्यूस ईएमएफ हमारा इस तरीके से डिपेंडेंट होता है फ्लक्स पे, और फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से गिवन होता है। इतनी बात हमको क्लियर है। सो मैं वही चीज़ यहाँ पे लेता हूँ कि मान के चलो कोई ई एम वेव अगर आ रही है, ठीक है, और ई एम वेव में अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ कि कितना फ्लक्स पास होगा इस पर्टिकुलर सर्कुलर लूप से, तो इस फॉर्मूले से मैं निकालता हूँ ये चीज़। तो वो चीज़ निकल के आती है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में अगर मैं निकालता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है, तो कॉस थीटा आ गया। अब अगर थीटा एम जो है मैक्सिमम है, वो कब हो सकता है, जब दोनों का एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तभी ये फ्लक्स में जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। सो आ जाएगा थीटा एट थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बी ए। सो इसका मतलब तो ये आ गया कि दोनों का एंगल कैसा होना, सेम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, बी जो है वो अलॉन्ग दी जेड डायरेक्शन है। एक चीज़ क्लियर है, तो हमको बी की डायरेक्शन पता चल गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर होगी बी के, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आ गई। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो इतना तो समझ में आ जाता है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी इस पर्टिकुलर वेव के, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो जो आपकी ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन इन दोनों कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जिस पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसमें आपका एस वेक्टर लाई करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो आपका एस वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, जेड के, मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो अगर आपका ये जो जेड है तो इसका जो एस वेक्टर होगा वो होना चाहिए किस एंगल पे, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर अगर है इसी के, मतलब नॉर्मल भी तो इसी डायरेक्शन में है ना, ये गॉट इट। तो मतलब अगर इस पर्टिकुलर डिस्क का नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर हमारा एस वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री होना चाहिए, और या तो 270 होना चाहिए। ठीक है, दो ही केस में, आप लोग इस साइड से जाओगे तो 270, इस साइड से जाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन द पॉइंटिंग वेक्टर और नॉर्मल ऑफ द लूप कितना होना चाहिए, 90 या फिर 270 होना चाहिए, तभी आपको थीटा एम वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी हमारी। इतनी चीज़ क्लियर हो जाती है हमारी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 के बाद सॉरी 33 क्वेश्चन भी आसान ही है, देख लेते हैं। 33 में क्या बोला गया था कि एक साइनसोइडल वोल्टेज है जो कि पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है, अंदर प्लेट के वैक्यूम में एज इफेक्ट इग्नोर कर दिया, ओके। तो बोला गया है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताइए उन पर्टिकुलर प्लेट के बीच के रीजन के बीच में, और वो ओमेगा पे डिपेंडेंट है, बट ओमेगा की कौन सी लोएस्ट पावर पे डिपेंडेंट है वो आपको बताना था, ये क्वेश्चन था। तो जैसा कुछ बोला गया वैसा हम लोग क्वेश्चन में लिख लेते हैं और करते हैं सॉल्व, ट्राई करते हैं। सो ये आपके पास टाइम बियरिंग पोटेंशियल है जो इन दोनों प्लेट के बीच में लगाया गया है। तो इतना तो समझ में आ जाता है कि आपके पास जो प्लेट के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो कुछ इस तरीके से होगा, गॉट इट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब निकलेगा जब हम लोग फ्लक्स पता हो, फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और इस फार्मूले से फ्लक्स वाला जो फार्मूला है और इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो फार्मूला है उसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है दिस। और मेरे को ये भी पता है कि अगर पोटेंशियल मेरे को प्लेट के बीच में पता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं बेस दिस पर्टिकुलर फार्मूला। सो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है बी नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ अब मेरे को ये भी चीज़ पता है कि बीच में जो प्लेट के बीच में हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सी करंट मिलती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट अगर जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये होती है, ये हमको पता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ द डी ई बाई डी टी इंटू डी एस।
सो अगर मैं कहूँ यहाँ पे फेराडेज लॉ लगाता हूँ, या तो हमारे पास जो आ जाता है एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो ये इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से जो भी चीज़ें गिवन थी वो ये चीज़ मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को अच्छे से बताना, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम डेरिवेटिव डिपेंडेंट है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जब ये इस पे इस तरीके से डिपेंडेंट है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंसी देखूँ एप्सिलॉन की या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो वो निकल के आती है हमारी डबल डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से जब मैं इसको निकालता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी बाई डी है, और बी हमारा जो है कॉस पे डिपेंडेंट है, दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो दो बार ओमेगा बाहर आ जाएगा, दो बार ओमेगा बाहर आ जाए तो मतलब ओमेगा की पावर 2 आएगी। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि ई जो है वो ओमेगा की कौन सी पावर पे डिपेंडेंट कर रहा, तो ओमेगा की सेकंड पावर पे वो डिपेंडेंट है। गॉट इट। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 2। ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और सर्कुलर लूप मेड ऑफ ए थिन वायर, और उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और रजिस्टेंस जो है सर्कुलर लूप का वो 2 ओम है। फिर बोला गया कि इसको जो रखा गया परपेंडिकुलर रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग, और फिर बोला गया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ना आप चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो डिके होने लगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के। तो चार्ज बताना था कितना पास हो रहा इस वायर से। देख लेते हैं, आसान है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है क्वेश्चन में। तो इस सबसे पहले अगर चार्ज निकालना हो तो आपके पास होना चाहिए डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा भी होगा आपने। सो जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो देख लो, ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। टाइम वेयरिंग है हमारे पास, तो हमने पर देखा कि फ्लक्स शुरू में कितना था, शुरू में फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स हमारा निकल गया पाई बी नॉट पाई आर स्क्वायर। जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कांस्टेंट है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, तो अगर इस पर टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है इतनी, और इसमें अगर मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले में तो फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स हमारा इतना आ जाता है। अब हमको देखना है कि जब वो डिके हो रही है तो टाइम एट इन्फिनिटी पर कितना हमारे पास फाई बचा है, वो निकल के आता है जीरो। तो अगर मैं चेंज इन फाई निकालता हूँ तो वो निकल के आता है कितना, जीरो माइनस फाई इनिशियल, जो कि इतना है। और हमारे पास अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला देखूँ जो हम लोगों ने पढ़ते हैं ईएमटी में, वो हमारे पास इस तरीके से होता है कि चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 6.28 माइक्रो कूलम। गॉट इट। सो ये हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और डेल्टा फ्लक्स डेल्टा फाई कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और फिर बोला गया है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंसिडेंस हो रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस जेड इक्वल टू जीरो पर, और वो रिफ्लेक्टेड हो जा रही है। गॉट इट। बोला गया प्रेशर अगर उस सरफेस पे इतना एग्जर्टेड हुआ तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। हमारे पास प्रेशर के दो फॉर्मूले होते हैं रेडिएशन प्रेशर के, 100% एब्जॉर्प्शन और 100% रिफ्लेक्शन, ठीक है, और 100% ट्रांसमिशन। तो दो तरीके का होता है प्रेशर, लेकिन अगर मान चलो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर प्रेशर पूछा जाता है तो वो कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि जो होता है 2 आई एट पर्टिकुलर एंगल पे 2 आई सी, और कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर एंड दैट पर्टिकुलर एंगल अगर थीटा पे अगर कोई ईएम वेव हिट कर रही है किसी सरफेस को। तो मान के चलो ये सरफेस हमारी जेड इक्वल टू जीरो है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंस अगर मैं रे की बात करूँ वो इंसिडेंस रे ये है जो थीटा एंगल आई बना रही है विद दी नॉर्मल। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से देख के मैं निकाल सकता हूँ वेव वेक्टर, वो हमारा ये निकल गया था। तो इस वेव वेक्टर के अगर मैं इंसिडेंस एंगल निकालता हूँ तो इंसिडेंस एंगल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई दिस, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट पता होना चाहिए और ये वाला कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो अगर जेड इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन है तो ये वाला होना चाहिए जेड कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए वाई कंपोनेंट। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, वाई डिवाइड बाई तो जेड करना था, तो यहाँ से निकाल गया 3/4। तो ये अगर टेन थीटा आई की वैल्यू 3/4 है तो कॉस थीटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो इतना समझ में आ जाएगा कि इंसिडेंस एंगल वो है वो कितना है 4/5 है। तो फॉर्मूले में पुट करता हूँ
इस वाले फार्मूले में, जनरल फार्मूले में, तो यहाँ से निकल के आ जाता है cos स्क्वायर थीटा आई की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 4/5। और इंटेंसिटी की अगर बात करूँ तो मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो इंटेंसिटी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1/2 C एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से जो आपके पास रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू आती है वो निकल के आती है 0.64। गॉट इट। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए जब हमारा रेडिएशन प्रेशर किसी पर्टिकुलर एंगल पर निकालना हो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात जब हम लोग करते हैं तो इसमें बोला गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव है जो प्रोपगेट हो रही है और इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है। मीडियम हमारा एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है। गॉट इट। तो बोला गया था कि आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। जब कभी भी क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन और आपके पास कह सकते हो कि मीडियम अगर हमारा फ्री स्पेस नहीं है तो उस केस में हम लोग जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारा ये लिखते हैं। ठीक है। और अगर यही चीज़ फ्री स्पेस में पूछ ली जाती है तो हम लोग याद रखते हैं कौन सा 1/2 C एप्सिलॉन और ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर मीडियम गिवन है तो मीडियम का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी क्या है उस मीडियम में, लाइट की स्पीड, तो ये हो जाएगा C/n और n की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है दिस। ठीक है। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू हमको निकालनी थी, दूसरे साइड ले जाते हैं इस सारी चीज़ को तो हमारे पास जो ई नॉट का एक्सप्रेशन आता है वो निकल के आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, ये है। ठीक है। तो यहाँ से सॉरी इधर से सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें बी की वैल्यू आ जाएगी C/n से, तो C/√3 इस वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो ई नॉट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ई नॉट आ जाएगा ये। गॉट इट। तो ई नॉट का एक्सप्रेशन कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था। इसमें बस ये याद रखना था कि ये किसी पर्टिकुलर मीडियम में पूछा गया और अगर मीडियम में पूछा गया तो उसके लिए हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी ये होती है। तो इसमें पहले वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे लाइट की इन मीडियम, फिर उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ई नॉट का। गॉट इट। तो वो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान है। बोला गया कि एक लाइट बीम है, इंटेंसिटी आई नॉट है, नॉर्मल तरीके से फॉल हो रही है सरफेस पे। सरफेस जो है 20% एब्जॉर्ब कर रहा है इंटेंसिटी, बाकी की रिफ्लेक्टेड हो जा रही है। रेडिएशन प्रेशर अगर सरफेस में इस तरीके से गिवन है तो आपके पास एक्स की वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आपको दोनों फार्मूले याद हैं तो अच्छी बात है। तो अगर फार्मूले याद हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मान के चलो आई नॉट इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट हो रही है, 20% एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या 80% रिफ्लेक्टेड हो रही है। सो हमारे पास जो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, जब इंसिडेंस नॉर्मल हो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो हमारे पास ये निकल के आता है 2I0/c। ये कब है, ये 100% रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग है। लेकिन रिफ्लेक्शन कितना हुआ 80%, तो रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू इतनी हो गई। नाउ सेकंड केस है जब हमारा एब्जॉर्प्शन 100% होता है तो हमारे पास जो रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी है 2I0/c। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितना है 20% है, तो 20% के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा दिस। तब टोटल प्रेशर हो जाएगा दिस, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1.8। ओके। सो इस तरीके से प्रेशर की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बात करें 39 की। 39 में आप लोग देख सकते हो ये आपके पास डायग्राम है और इसमें रीजन 1 और रीजन 2 भी गिवन है। एक पॉइंट पी है जो कि R0 और π/4 पे है, मतलब कह सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E1 और E2 जो है वो रीजन 2 में है जो कि पैरेलल है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपको बताना था E2/E1 का रेशियो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझ पाना। अगर डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। कैसे करना है देखते हैं। जो पहले क्वेश्चन में गिवन है पहले वो देख लो। तो क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E1, पहले डायग्राम देख लो, ये E1 वाला है
और ये जो बोला है अलोंग द एक्स एक्सिस पैरेलल है वो हमारा ई टू वाला है। ओके, इस पर्टिकुलर ई वन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं चीज़ें लिखना चाहूँ तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से मैं नहीं क्वेश्चन कौन सा है, 38 था ना पहले, क्वेश्चन नंबर 38 करना था। चलो हम लोग 39 पहले कर लेते हैं, फिर 38 कर लेंगे। सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ये है ठीक है, ई वन हमारा गिवन है, ई टू हमारा गिवन है। क्वेश्चन पूछा था एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन की वैल्यू बताओ। तो हम लोगों ने, मैंने बताया था कि जब भी आप ये वाला केस देखो कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है और अगर रेशियो पूछ लिया जाए डाइलेक्ट्रिक का तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें मेरे को थीटा आई और थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। मान के चलो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहली वाली है वो ये वाली है, ठीक है, और ये ई टू आपकी ये वाली है। अगर मैं ई टू के कंपोनेंट करूँ तो आपके कंपोनेंट दो तरीके से होंगे। एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग दी आर, एक होगा अलोंग दी फाई, ठीक है। तो एक ये वाला, एक ये वाला। तो अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर ई टू का कंपोनेंट देखूँ अलोंग द आर कैप, उसका एंगल कितना है, π/4, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर हमको, पॉइंट भी देख लीजिए, पी पॉइंट पे ही दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है, ई टू और ई वन के करस्पॉन्डिंग। तो ये पॉइंट पी है, इसके अराउंड मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पी टू पर अगर मैं ई टू के करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना चाहूँ तो वो कितना लेकर के आता, π/4। गॉट इट, क्योंकि ई टू जो है वो एक्स के अलोंग है। तो ये जो एंगल है π/4 वो कौन सा एंगल है, φ2 या फिर θ2। किसका एंगल है, ई टू वाले का एंगल है। गॉट इट। अगर मैं θ1 लिखना चाहूँ वो कैसे लिखूँगा, अगर ई वन हमारी इस पॉइंट पर ये है, ठीक है। सो इस पे अगर नॉर्मल हमारा ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल अगर ये है, क्योंकि नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग के एंगल लिखने पड़ते हैं, मैंने बताया था आपको। तो θ2 तो मिल गया, θ1 कैसे लिखते हैं देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, इसका अगर मैं एंगल लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई द बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर जब देखते हैं, क्योंकि आर के करस्पॉन्डिंग ये आर डायरेक्शन है, ठीक है, ये थीटा डायरेक्शन, ये फाई डायरेक्शन है। तो फाई वाला एंगल तो परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसमें जब tan φ1 लिखता हूँ तो हमारा आ जाएगा 3/7। तो tan φ1 की वैल्यू 3/7 है, tan φ2 की वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि π/4 के बने, तो tan π/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह 1 डालो, इसकी जगह कितना डाल दो, 3/7। तो हमारे पास रेशियो किसका आ जाएगा, E2/E1 का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7/3, और थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.23। इतनी चीज़ें क्लियर है। पी पॉइंट पे ही हमको दोनों एंगल देखने थे, क्योंकि पी जो है, पी पॉइंट है, उस पॉइंट पर नॉर्मल है वो, और नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग हमको एंगल निकालने थे। तो पहले जो ई टू वाला एंगल बन रहा था वो π/4 बन रहा था, और ई वन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा था वो 3/7 बन रहा था, अगर 10 का देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास जो आपके पास रेशियो है E2/E1 वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 2.23। ना इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जो हमारा कुछ छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया था, 38 में बोला गया था फेज वेलोसिटी बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है। बहुत आसान है, तो आपको कंपेयर करना पड़ता है। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। तो पहली बात तो एक्सप्रेशन से हमको ओमेगा और के की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो देख लो, ये हमारा क्या है, ओमेगा टी वाला पार्ट, ये क्या है, के जेड वाला पार्ट। तो यहाँ से के की वैल्यू आ रही 0.4, ओमेगा की वाली 6 पाई। तो यहाँ से ओमेगा बाई के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। गॉट इट। सो ये 38 बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 और 40, नहीं 40 और 41 देख लेते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक अनपोलराइज लाइट है E1, सॉरी मीडियम 1 पे इंसिडेंट हो रही है, और दूसरा मीडियम है उसका वो रिफ्लेक्ट इंडेक्स आपका N2 है। तो आपको बताना था, अगर हाँ, इसने बोला एंगल जो इंसिडेंस है ना,
वो इस तरीके से गिवन है। तो आपको इनमें से जो मतलब स्टेटमेंट गिवन है इनमें से बताने हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपके पास ये जो चीज़ है, जो दिमाग में रखने वाली चीज़ है, वो चीज़ है कि जब कभी भी आपका इंसिडेंस एंगल ये वाला होता है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये है हमारा ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये पढ़ा होगा अपने पोलराइजेशन में। तो पोलराइजेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई अनपोलराइज लाइट ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो हमारी कैसी होती है, पोलराइज्ड वेव होती है। गॉट इट। और जो रिफ्लेक्टेड वेव वाली है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड वाली होती है, मतलब ये जो ये डॉट बना रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया था द रिफ्लेक्टेड वेव इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि सारी चीज़ें। और फिर बोला गया देयर इज नो ट्रांसमिटेड वेव, ऐसा नहीं है, आपको ट्रांसमिटेड वेव भी मिलती है और आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव भी मिलती है। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत आसान है, पावर पूछी है जबकि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो देख लेते हैं, एक्सप्रेशन आपको दिख गया होगा, सबकी वैल्यू गिवन है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई थी, देख लो। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, अब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और रेडियस गिवन है आपके पास डिस्क की। तो जिससे पावर आपको निकालनी है कितनी क्रॉस हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो इस केस में जो आई होती है, आई की वैल्यू ये होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारी वेव फ्री स्पेस में मूव हो रही हो या फिर प्रोपगेट हो रही हो। तो यहाँ से ई नॉट का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी नॉट सी। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर दो ई नॉट की वैल्यू। तो पुट करोगे वैल्यू, और मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू पूछी थी, तो इसमें सारी चीज़ें रीअरेंज करता हूँ, पहले पुट करता हूँ, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है 13.5। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो हम लोगों ने 15 प्रॉब्लम वो की थी, और ये हमारी 30 प्रॉब्लम वो मतलब जो भी 26 प्रॉब्लम है ये हो जाती कवर। तो इस तरीके से हम लोग 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, जो कि काफ़ी ठीक है, रिकॉल हो जाती सारी चीज़ें। तो इस तरीके से EM वेव्स का असाइनमेंट या फिर कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आई आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें रिकॉल हुई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं।